क्या होते हैं ऐसे करके। तो देखो ग्राम पंचायत की आय के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो पहला होता है जिला पंचायत राज निधि से। ठीक है, तो जिला पंचायत राज निधि से क्या क्या होगा, भूमि का उपकर लेना, विकास कर लेना, ये हो गया। फिर अनिवार्य कर तथा फीस लेता है। उसके बाद वैकल्पिक कर और फीस लेता है, ये आय के स्रोत हो गए। फिर शासन के विभिन्न कार्यक्रम एवं योजना का जो मद होता है उसमें पैसे लेते हैं। ठीक है, वित्त आयोग की अनुशंसा से अनुदान मिलता है इनको, तो ये हो गए। और अन्य मद यथा जैसे दान हो गया या जुर्माना हो गया आदि मद होते हैं, उनके लिए उनमें लेते हैं ये, है ना। और ऋण आदि लेने की व्यवस्था इनके लिए की जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ग्राम पंचायत के आय के स्रोत के रूप में हमने देखा। अब यहां पे देखो धारा 76 जो है पंचायती राज अधिनियम में, तो यहां पे जिला पंचायत राज निधि, ठीक है, ये किसके संबंध में बोलती है कि जिला पंचायत राज निधि के बारे में उपबंध करती है धारा 76, जो बोलती है कि जिला स्तर पर क्या होगा, जिला पंचायत राज निधि के नाम से एक पृथक निधि गठित की जाएगी। ये पृथक निधि होगी। ठीक है, अब रकम का, अब जो यहां रकम रहेगी उसको क्या किया जाएगा, पंचायतों में क्या है, संवितरण होगा उनका। तो इससे जो संबंधित धारा है वो 76A है। ये बताती है कि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, ठीक है, ये तुम्हारा सिविल जज का जो है ना, वो उसमें भी कोर्स है, CGLRC बोलते हैं इसको। ठीक है, छत्तीसगढ़ लैंड लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के अधीन उगाहा गया भू राजस्व, ठीक है, मतलब भू राजस्व जो वसूल करते हैं, उपकर प्रतिवर्ष विहित रीति में उक्त ग्राम पंचायत को अंतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भू राजस्व आता है उस भू राजस्व को जहां से आया है ना, उस ग्राम पंचायत को दे दिया जाएगा। अब वहां यहीं पे क्या है, एक 74 सबसेक्शन 2 है, उसके अधीन बोलते हैं कि बढ़ाए गए उपकर का, ठीक, जो उपकर लगाए हैं बढ़ा के उसका 25% रकम जो है वो जिला पंचायत को, और शेष जो है, ठीक है, 50% रकम जो है वो किसको दे दी जाएगी, शेष रकम जो है वो ग्राम पंचायत को दे दी जाएगी। इसके बारे में प्रावधान करता है। तो ये थी धारा 76 है ना, 74(2) हमने देखा। तो ये किसके बारे में है, जिला पंचायत राज निधि के बारे में जो उपबंध है उसके बारे में देखा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि धारा 76 चले, तो धारा 77 जो है वो क्या बताती है आपको, अनिवार्य कर एवं फीस के बारे में बताती है। अनिवार्य कर एवं फीस के बारे में, ठीक है, शुल्क। तो यहां पे देखो प्रत्येक ग्राम पंचायत को अनिवार्य कर या फिर जो शुल्क फीस है वो अधिरोपित करेगी। ठीक है, तो पहला क्या दे सकते हैं हम इसमें, संपत्ति कर, ठीक है, संपत्ति कर जो है, स्क्रीन दिख रहा है ना, यस सर। ठीक, देखो संपत्ति कर है तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, देखो संघ या राज्य क्षेत्र होते हैं उनके, जो ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत के स्वामित्व के या उसमें निहित जो भवन होते हैं, ठीक है, भवन भूमिया हैं, उनपे जो है संपत्ति कर लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखो और जो चीजें हैं जैसे धार्मिक है या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने भवन भूमिया होती हैं, तो उनके अंतर्गत जो बोर्डिंग हाउस वगैरह होते हैं उन पे संपत्ति कर लगता है, तो उनसे ये संपत्ति कर वसूलते हैं, है ना। इसके बाद देखो निजी जो संडास पर कर है, भवन के स्वामी या अधिभोगी द्वारा जो देय होगा, जबकि उसकी सफाई जो है ग्राम पंचायत के अधिकरण द्वारा की जाती है। ठीक है, तो साफ सफाई के लिए जो कर है वो लेते हैं। उसके बाद प्रकाश कर जो है ना, प्रकाश कर है, यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, जैसे देखे होगे ना कि जो गलियां सड़कें रहती है उसमें प्रकाश की लाइट लगे होती है, तो ठीक है, उनके लिए प्रकाश कर की कर ले सकते हैं। फिर ग्राम पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर, ठीक है, व्यापार करने के लिए या आजीविका कमाने के लिए व्यक्तियों पर कर लगता है।
ठीक है, आजीविका कर या फिर व्यापार कर लेते हैं। ग्राम पंचायत के नियंत्रणाधीन, कि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में किसी बाजार या फिर किसी स्थान में अगर पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस लगता है, ये सब जो फीसें होती है सब संपत्ति कर के अंतर्गत आती हैं ऐसे करके। ठीक है, अब यहीं पे क्या है, आप आगे देखते हैं कि जो वैकल्पिक कर एवं फीस है, ठीक है, ये अनिवार्य कर एवं फीस देखे। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, वैकल्पिक कर और फीस देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, जैसे सवारी करने, उसको चलाने, खींचने या बोझा बोझा ढोने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो पशु होते हैं, उनके स्वामियों, है ना, उनके जो स्वामी होते हैं वो ये कर को देते हैं, ऐसे कर को। फिर ग्राम पंचायत सीमा के अंतर्गत बैलगाड़ी चलती है, साइकिल होता है, रिक्शा होता है, इनका स्टैंड पे जो कर है वो लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे विश्राम गृह हो गया या धर्मशाला हो गई, है ना, या फिर कहीं रुकने की कोई व्यवस्था की गई है तो उसके लिए फीस लेते हैं। फिर उसके बाद जल कर है, तो जहां ग्राम पंचायत द्वारा नियमित जल प्रदाय की व्यवस्था की जाती, देखे हो ना, आजकल सब जगह पानी टंकी लगे रहता है ना, नल की व्यवस्था की जाती है, तो वहां पे फिर जल कर लेता है। उसके बाद जल निकास के लिए फीस लेते हैं। फिर बैलगाड़ी स्टैंड है, टांगा स्टैंड है, उसके लिए फीस लेंगे। ग्राम पंचायत में निहित जैसे जो चारागाह वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको, तो उस चारागाह में पशुओं को चराने के लिए फीस लेते हैं। सार्वजनिक संडास जो हैं, है ना, सुलभ शौचालय वगैरह जो हैं, सार्वजनिक जो हैं, उनका अनुरक्षण अगर करते हैं तो उनके लिए फीस लेते हैं। कूड़ा, और उसके बाद कूड़ा कचरा जो अपशिष्ट पदार्थ है, इनकी साफ सफाई के लिए, ठीक है, इनके लिए शुल्क लेते हैं। तो ये सब क्या है, वैकल्पिक कर और फीस के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद देखो, जब धारा 80 देखोगे तो धारा 80 जो है वो क्या बोलती है, बाजार फीस। ठीक है, तो ये बाजार फीस के अंतर्गत जैसे बाजार वगैरह लगता है तो उसमें जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, सामान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उन लोग से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक, बाजार फीस के अंतर्गत। तो पंचायत की अनुसूची 3 जो दी गई है ना, उसमें निर्दिष्ट किसी फीस के संग्रहण का कार्य, और सार्वजनिक नीलाम द्वारा या फिर जो भी विहित रीति पे अगर ठेका वगैरह दिया जाता है तो उनके लिए जो फीस है, उनके संग्रहण के बारे में बताया गया है। उन व्यक्तियों पर फीस जो ग्राम पंचायत के अधीन बाजार या स्थान पर विक्रय हेतु माल बेचते हैं, उनके ऊपर फीस। ग्राम पंचायत के अधीन किसी बाजार या स्थान में बेचे गए पशुओं का रजिस्ट्रीकरण होता है, पंजीयन होता है, उस पर फीस लगाते हैं। ठीक है, सरायों, धर्मशालाओं, विश्राम गृह और जैसे रुकने वगैरह के स्थान है उन पे रहते हैं तो इन पे भी जो फीस है वो भी इसके अंतर्गत आता है। बैलगाड़ी स्टैंड, टांगा स्टैंड, ठीक है, तो ये बाजार फीस के अंतर्गत भी वसूला जा सकता है और वैकल्पिक कर के तौर पे भी वसूला जा सकता है। फिर चारागाह आते हो तो चारागाह में पशुओं को चराने के लिए जो व्यवस्था फीस लगाई जाती है उसके लिए। फिर ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित और भी अगर कोई फीस लगाना चाहता है तो वो बाजार फीस आदि के अंतर्गत धारा 80 के अंतर्गत वो फीसें लगा सकता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो चीजें थी वो देखे, आय के जो स्रोत हैं, ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या होते हैं, उन चीजों को हमने देखा। ठीक है, अब देखो पंचायत, अब अगला टॉपिक है पंचायत प्रतिनिधि को हटाना, मतलब पद से हटाना जो है, ये किस तरीके से हटाया जा सकता है, इसको विस्तार से हम देखेंगे। तो देखना, इसमें जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें धारा 21 ए, ठीक, 39 और 40, तो ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसमें वो नोट कर लो। जो 21 है वो है अविश्वास प्रस्ताव का। उसके बाद वापस बुलाना, मतलब रिकॉल वाला जो सिस्टम है। उसके बाद 39 जो है वो निलंबन के लिए बताता है, प्रावधान करता है, और इसको पद से हटाना। धारा 40 जो है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको नोट करके रख लिया रहना। ठीक है, तो अब हम इन्हीं चीजों को क्या है विस्तार से देखेंगे कि कैसे किया जाता है ऐसे करके। देखो ग्राम पंचायत स्तर पर हम देखेंगे सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर ग्राम पंचायत के पंचों को ऐसा लगता है कि सरपंच और उप सरपंच ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उसे ग्राम पंचायत के सदस्य सरपंच तथा उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने व हटाने की प्रक्रिया देखेंगे। तो प्रक्रिया में देखो, सरपंच तथा उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने व उस पर मतदान करने के लिए अलग से विशेष बैठक बुलाई जाती है। तो बैठक क्या होगी,
एक विशेष बैठक होगी, अलग से बैठक होगी इसकी। इस बैठक की अध्यक्षता सरकारी कर्मचारी द्वारा की जाएगी, जिसे इसके लिए नियुक्त किया जाता है। पिछली क्लास में हम सब चीज देख चुके हैं, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन कैसे दिया जाएगा, कितने लोगों द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उन्हीं चीजों को बस हम देख रहे हैं कि रिकॉल हो जाए अपने को ऐसे करके, है ना। तो अब देखो क्या है कि क्या है, जो विशेष व्यक्ति रहेगा वो सरकारी व्यक्ति रहेगा वो करेगा। सरपंच या उप सरपंच चर्चा में भाग लेने पर वे अपना पक्ष रख सकते हैं। तो बैठक में जब आएंगे तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं ऐसे करके। अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होता है जब उस बैठक में उपस्थित पंचायतों में, ठीक है, पंचायत सदस्यों में तीन चौथाई सदस्य उस प्रस्ताव को समर्थन करने हेतु उसके पक्ष में मतदान कर देते हैं। तो 10 लोग हैं तो 7 लोगों का चाहिए, ठीक। जैसे 9 लोग है ना, 4 भाग में बांटो तो क्या 2.5 हो जाएगा, ऐसे नहीं, 12 कर लेते हैं, ठीक है। 12 लोग हैं तो फिर 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 9/12 जो है उसमें अगर रहेगा तो ये प्रस्ताव जो है वो पास हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के तुरंत बाद से सरपंच और उप सरपंच को पद से खाली होना पड़ता है, तो वह उसको अपने पद से हटना पड़ता है। अपील का भी प्रावधान है, ठीक है, वो चीजें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब देखो अविश्वास प्रस्ताव को कब लाया जा सकता है, तो कब लाया जा सकता है, तो इसके संबंध में जब आप देखोगे तो धारा 31, 21 और 31 में आपको इसका मिलेगा, ठीक है, प्रावधान जो है। सरपंच या उप सरपंच के पद पर काम शुरू करने के पश्चात 1 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का। तो इस 1 वर्ष के भीतर आप क्या करोगे, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हो। अगर सरपंच या उप सरपंच का कार्यकाल खत्म होने में 6 महीने ही बचे हों, मतलब यहां पे अगर ये वाला पोजीशन है तो भी आप क्या है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हो। अगर पंचायत में एक बार किसी पदाधिकारी के खिलाफ मंजूर हुए जो आवेदन है, ठीक है, उसमें अगर 1 साल का समय नहीं बीता है तो उस पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकते। जैसे मान लो दूसरे वर्ष लाए तो तुमको तीसरे वर्ष तक रुकना पड़ेगा, इस बीच में फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हो, ये चीज है। और अगर सरपंच या उप सरपंच को ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव कानूनी ढंग से नहीं लाया गया था, तो वह प्रस्ताव पास होने के 7 दिन के भीतर क्या करेगा, कलेक्टर को अपील करेंगे और कलेक्टर अगले 30 दिन उस पर अपना फैसला सुनाएंगे और कलेक्टर का जो फैसला है वो अंतिम माना जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है ऐसे करके। अब देखो ये चीजें हो गई अविश्वास प्रस्ताव वाली। अब हम देखते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा त्याग पत्र देना, ठीक है। तो त्याग पत्र को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि त्याग पत्र कैसे देते हैं। तो ये भी पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि कौन सा सदस्य किसको त्याग पत्र देता है ऐसे करके। तो पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से खुद हटना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र लिखित रूप में देकर अपना पद जो है वो छोड़ सकता है। ग्राम पंचायत का कोई भी पंच किसको देगा त्याग पत्र, सरपंच को देगा। सरपंच तथा उप सरपंच जो होते हैं, ठीक है, जैसे हम इनका संगठन देखे थे ना, पंच, उप सरपंच और सरपंच। तो ये जो है त्याग पत्र किसको देंगे, सरपंच को देंगे। और सरपंच और उप सरपंच जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे, जिला उप संचालक पंचायत को अपना लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद को त्याग सकते हैं, ठीक है। तो त्याग पत्र में कोई कंफ्यूजन है, ठीक। अब भाई किसी को हटना है तो वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। अब वो किसको देगा, इससे प्रश्न पूछ बनते हैं कि पंच जो है वो किससे देगा, सरपंच को देगा। सरपंच और उप सरपंच जो है जिला उप संचालक पंचायत को अपना त्याग पत्र देंगे ऐसे करके। अब देखो हम देखते हैं धारा 40 के अंतर्गत पद से हटाया जाना, इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे।
तो धारा 40 में क्या दिया हुआ है पंचायती राज अधिनियम में कि पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाया जाना। तो यहां पे त्याग पत्र से हटना, अविश्वास प्रस्ताव से हटना और पद से हटाया जाना। ठीक है, तो अंतर समझो कि अगर पंचायत प्रतिनिधि या सरपंच ऐसा काम करे, ठीक है, मतलब फोर्सफुली हटा रहे ना, ऊपर का अथॉरिटी उनको हटा रहा है, कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर बुरा असर पड़े, राज्य के लोगों के बीच धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव का माहौल बने, महिलाओं के सम्मान पर बुरा असर पड़े, और अगर पंचायत पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके अपने किसी नातेदार को अधिक फायदा पहुंचाता है, मतलब भ्रष्टाचार वाली बात, पक्षपात, ठीक है, तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ठीक है, एसडीएम राजस्व जो है वो क्या कर सकता है, जांच करने के उपरांत यहां पे जांच की जाएगी और इसके बाद उसको पद से हटा सकता है। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि हटाए जाने वाले व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना जरूरी है, मतलब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन होना चाहिए यहां पे। ठीक है, हटाए जाने वाले व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना जरूरी है। इस संबंध में अंतिम आदेश कारण बताओ नोटिस जारी करने के 90 दिन के भीतर देना होता है। ठीक, तो जब आदेश दोगे आप हटाने का, तो कारण बताओ नोटिस जारी करने के 90 दिन के बाद देना होता है। इससे संबंधित पदाधिकारी को सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। जैसे ही क्या होता है, उसको पद से हटाया जाता है तो वो तुरंत अपने पद से हट जाता है। पदाधिकारी अगले 6 साल तक, अब इसका प्रभाव क्या होता है पद से हटा देने का, है ना, प्रभाव देखें हम तो वो क्या हो सकता है, 6 साल तक पंचायत का चुनाव फिर से नहीं लड़ सकता है पद से हटाए जाने के बाद। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, धारा 40 के अंतर्गत हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है, किन आधारों पर हटाया जा सकता है। ठीक है, नैसर्गिक न्याय जो है, सुनवाई का अवसर देना जो है वो जरूरी होता है। ठीक, और कारण बताओ नोटिस दिए जाने के 90 दिन के भीतर इस अंतिम आदेश देना होता है, और सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। पहला प्रभाव यह होता है, और दूसरा प्रभाव यह होता है कि जिस पदाधिकारी को हटाया गया है वो व्यक्ति 6 साल तक पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो यह था पद से हटाया जाना, धारा 40। अब हम देखते हैं राइट टू रिकॉल। ठीक है, वापस बुलाया जाना काहे में दिया गया है, 21A में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल 21A, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पदाधिकारियों को वापस बुलाना। ठीक है, तो अब देखो कि अगर पंचायतों के पदाधिकारी ग्राम सभा के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं या अपनी मनमानी करते हैं, तो ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा, मतदान कैसा होगा यहां पे, गुप्त मतदान द्वारा सरपंच और पंच को वापस बुला सकती है। उपसरपंच के लिए नहीं होगा ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, सरपंच और उप सरपंच, क्योंकि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं ना, इसीलिए इनको राइट टू रिकॉल भी होता है, तो वापस बुलाए जा सकते हैं। तो ग्राम सभा के, अब इसकी प्रक्रिया देखते हैं क्या होता है कि ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों को अभियोग पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं, और सक्षम अधिकारी जो होता है, कौन होता है यहाँ पे, एसडीएम होता है ना, राजस्व। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, को देना होता है। अब देने के बाद क्या करता है कि अनुविभागीय अधिकारी ग्राम सभा को मतदान की तिथि बताएगा कि कौन सी तारीख को इस विषय पे मतदान किया जाएगा, और मतदान की व्यवस्था जो है वो गुप्त मतदान द्वारा की जाएगी। पंचायत के ग्राम निर्वाचन, मतलब जब पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, से चुनकर आया सरपंच या पंच जब अपने कार्यकाल के कम से कम 2.5 वर्ष पूरे कर लेगा, ठीक, 2.5 वर्ष, है ना, 2.5, तो क्या किया जाएगा कि तभी उसके खिलाफ जो कार्यवाही है, वो राइट टू रिकॉल है, वो 2.5 साल के बाद ही आएगा। ठीक, जो सरपंच या पंच
उपचुनाव में चुनकर आता है, उसके भी कुल कार्यकाल के आधे कार्यकाल के खत्म होने पर ही ग्राम सभा उसे वापस बुलाने की कार्यवाही कर सकता है। जैसे देखो, यहां पे समझने वाली बात है कि एक जो है वो 1 जनवरी से मान लो चालू होता है 2021 से, तो इसका जो कार्यकाल है वो कहां तक होगा, 31 दिसंबर, है ना, 5 साल होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2026 तक। ठीक है। तो अब यहां पे देखो कि अगर कोई व्यक्ति यहां चुन के आता है इस समय, तो वो अपना जो 2.5 साल का है ये वर्ष पूरा करेगा, तभी आप उसको राइट टू रिकॉल में बुला सकते हो। अगर कोई व्यक्ति क्या है 2 वर्ष बाद, मतलब उपचुनाव से आया है, तो तीसरे साल में, तो तीसरे साल में क्या होगा, तो तीन है ना, ये तीसरे साल में चुनाव आ रहा है, तो ये क्या करेगा 5 साल, मतलब इसके पास 3 वर्ष बचा हुआ है, तो 3 वर्ष का आधा मतलब क्या है, 1.5 वर्ष जब वो पूरा करेगा तभी उसके ऊपर मतलब राइट टू रिकॉल जो है उसको ला सकते हो आप। अगर मतदान में, अब यहां पे देखना आगे की जो प्रक्रिया है, क्या बोलता है कि अगर मतदान में आधे से अधिक सदस्य पंच या सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में अपना मत देते हैं, तो सरपंच का पद तुरंत खाली होगा या पंच का पद तुरंत खाली हो गया समझा जाएगा। और अगर पंच या सरपंच को ऐसा लगता है कि ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही में कानून का पालन नहीं किया गया है, मतलब इन सभी शर्तों का पालन अगर नहीं किया गया है, तो वो कलेक्टर के समक्ष क्या कर सकता है, 7 दिन में अपील मतलब विवाद को लेके जा सकता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और जो कलेक्टर जो है वो 30 दिन के अंदर क्या करेगा, अपना फैसला जो है वो सुनाएगा, और ये जो फैसला है वो अंतिम फैसला माना जाएगा। ठीक है। राइट टू रिकॉल में कोई दिक्कत है, डाउट है? नहीं सर। ठीक। अब देखो, पंचायत पदाधिकारी का निलंबन, अब देखते हैं हम निलंबन वाली बात को। तो यहां पे देखो कि पंचायत का सरपंच, उप सरपंच या पंच अगर कानून के उल्लंघन का दोषी है, तो उसके खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा चल रहा है, तो ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, उस पदाधिकारी को निलंबित कर सकता है। मतलब वो तत्काल प्रभाव से क्या है, वो अपने कार्यभार से मुक्त हो जाएगा, वो जिस पद पे बना हुआ है उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो नहीं कर पाएगा। तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उसे निलंबित करके इस निलंबन की जो रिपोर्ट है वो 10 दिन के भीतर किसको देगा, राज्य शासन को। ठीक है, कोई केस वगैरह चल रहा है ना, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, क्रिमिनल केसेस हैं, तो निलंबित कर सकता है उसको। और राज्य शासन को इस निलंबन की पुष्टि 90 दिन के भीतर करनी होगी। तो राज्य शासन क्या करेगा, इसकी पुष्टि करेगा कि ठीक था, ये जो कार्यवाही है वो ठीक की गई है, नहीं तो यह निलंबन जो है वो बेअसर हो जाएगा। मतलब अगर राज्य शासन इसकी पुष्टि 90 दिन के भीतर नहीं करता है, तो ये निलंबन क्या है, स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब वो अपने पद पे फिर आ सकता है। तो पंचायत के काम में भाग लेने पर सदस्यता समाप्त हो जाना। ठीक है, मतलब अगर का भाग न लेने पर, ठीक है, तो पंचायत के कार्य जो आपको सौंपे गए हैं, कर्तव्य जो हैं, उस पे अगर आप क्या करते हो, भाग नहीं लेते हो, तो ऐसे में आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ठीक है। अगर पंचायत का कोई पदाधिकारी ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना पंचायत की लगातार 3 बैठकों में, ठीक है, अनुपस्थित रहता है, पंचायत में 6 महीने के काम के दौरान आधे बैठकों में नहीं आता है, ठीक, और पंचायत की स्थायी समिति में लगातार 3 बैठकें जो हैं उसमें नहीं आता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और इस मामले में पंचायत का कोई अन्य व्यक्ति कलेक्टर को दरखास्त देंगे, और कलेक्टर इस पर अपना जो फैसला है वो देगा। ठीक, मतलब आप चुनाव जीत गए हो तो ऐसा नहीं है कि आप दिख ही नहीं रहे हो, जिस काम के लिए आपको चुना गया है उसमें आप भागीदारी नहीं दे रहे हो, तो आपको सदस्यता समाप्त करेगी, और इसके लिए कोई भी आवेदन जो है वो कर सकता है। तो यहां पे क्या है कि ऐसा मामले के लिए पंचायत या खुद कार्रवाई कर सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी, ठीक है,
कि ये ग्राम पंचायत की बैठकों में नहीं जाता है, भाग नहीं लेता है, तो इसकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाए। तो ये अधिकार आम जनता को भी दिया गया है कि ऐसा अगर आपको दिखता है तो आप शिकायत करेंगे तो कलेक्टर जो है इस इस समस्या पे अपना निर्णय देगा, ऐसे करके। अब यहां पे हम आगे और देखते हैं कि पद खाली होने पर पद भरने की क्या व्यवस्था होती है। तो यदि सरपंच या पंच के पद रिक्त होते हैं तो उस पद पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराकर खाली पद को भरा जाएगा। ठीक है, तो यहां चुनाव होगा 6 महीने के अंदर में। और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक सरपंच का पद खाली नहीं रहेगा। पंचों में से कोई एक सदस्य अस्थायी तौर पे, है ना, तो ये जो पंच हैं वो अपने में से किसी को क्या चुनेंगे, कार्यकारी सरपंच के रूप में चुनेंगे। और ये तब तक कब तक बना रहेगा ये, जब तक कोई नवनिर्वाचित सरपंच जो है वो नहीं आ जाता है। अब यहां पे देखो, कार्यवाही सरपंच चुनते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सरपंच का पद खाली होने पर उप सरपंच को कार्यवाहक सरपंच नहीं बनाया जाता है। ठीक है, यहां नहीं बनाया जाना है। और कार्यवाहक सरपंच उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग से सरपंच का पद आरक्षित है। मतलब अगर ये एसटी का है तो एसटी का पंच जो है वो ही जो है सरपंच के पद पर बैठेगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। कार्यवाहक सरपंच के पद पर इसी वर्ग के किसी पंच को चुना जाना है। ठीक। और महिला सरपंच की जगह कोई महिला ही कार्यवाहक सरपंच बनेगी, कोई पुरुष नहीं बन सकता है। तो अगर फीमेल है तो फीमेल ही बनेगी, कोई मेल नहीं बन सकता है। तो ये चीजें आपको कार्यवाहक सरपंच के रूप में ध्यान देने वाली बातें हैं, जिसको आपको याद रखनी है। और एक बार और दोहरा देता हूं मैं इन सब चीजों को, कि कार्यवाहक सरपंच चुनते वक्त क्या किया जाना है। सरपंच का पद खाली होने पर उप सरपंच को कार्यवाहक सरपंच नहीं बनाया जाए। और कार्यवाहक सरपंच उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग से सरपंच का पद आरक्षित है। और कार्यवाहक सरपंच के पद पर इसी वर्ग के किसी पंच को ही चुना जा सकता है। और महिला सरपंच की जगह महिला सरपंच ही होगी, कोई पुरुष सदस्य नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार ये जो ग्राम पंचायत का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगली क्लास में हम